सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट आज घोषित कर दिया है। लगभग 16,92,000 विद्यार्थियों के एनरोलमेंट के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 90% से ज्यादा अंक हैं। लड़कियों के पास होने का प्रतिशत लगभग 5% ज्यादा है लड़कों की तुलना में, और कुल मिलाकर लगभग 88.39% बच्चे 12वीं में सीबीएसई में पास कर गए। यानी एक तरफ सीबीएसई में टॉपर बच्चों की सूची जारी करते हुए इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि पिछली बार के तुलना में 90% या 95% से ज्यादा अंक पाने वाले विद्यार्थी किन किन जगहों से हैं। और इस सूची को अगर गौर से देखेंगे तो जिन राज्यों में शिक्षा का स्तर अच्छा है वो या तो दक्षिण भारत के राज्य हैं, या नॉर्थ ईस्ट के हैं, या दिल्ली के हैं। बाकी स्कूलों के बच्चों की क्या हालत है इस पर आपको कहां चिंता है, लेकिन कुछ कहानियां मैं आपको आज सुनाना चाहता हूं जो शिक्षा से जुड़ी है, कलम और किताब से जुड़ी हुई है। जब सीबीएसई अपना रिजल्ट जारी करके इस बात की खुशी मना रहा है कि उसके यहां विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना अच्छा है, तब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप वो तस्वीरें भूल गए जब दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर के वहां विद्यार्थियों के अभिभावक आंदोलन कर रहे थे कि लगभग 25 से 50% फीस विद्यालयों ने बढ़ा दी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस द्वारिका के अभिभावक स्कूल के गेट और शिक्षा निदेशालय डीओई के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कह रहे थे कि उनकी वार्षिक शुल्क यानी 1 साल की फीस लगभग 1,40,000 रुपए हो गई है। 2020 से हर साल ट्यूशन फीस में 8 से 20% तक बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली एनसीआर के निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के बाहर आंदोलन की एक श्रृंखला देखने को मिल रही थी। देश भर के अभिभावक फिर इसमें जुड़ते चले गए। फिर एक रिपोर्ट तैयार की गई, लोकल सर्किल सर्वेक्षण, जिसके मुताबिक भारत भर के 301 जिलों के अभिभावकों के 18,000 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं इसमें शामिल हुई। 44% अभिभावकों का कहना है कि पिछले 3 सालों में स्कूल की फीस 50 से 80% या उससे भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले परिवार के बच्चों की फीस और ज्यादा बढ़ा दी गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट में आगे बाकायदे यह बताया गया है कि कई अभिभावकों ने इस बात की चिंता जाहिर की कि उनकी आमदनी उतनी नहीं बढ़ी जितना फीस बढ़ गई है। इंडियन एक्सप्रेस में 21 अप्रैल 2025 को सोफिया मैथ्यू ने एक रिपोर्ट छापी जिसका शीर्षक ये बनाया कि हमारा वेतन उस गति से नहीं चल सकता, फीस में भारी वृद्धि के कारण अभिभावक बनाम दिल्ली के स्कूल हुए। दिल्ली के बसंत बिहार में रहने वाली 42 वर्षीय मां अपने 2 बच्चों की फीस हर महीने 34,000 रुपए खर्च करती है। यानी उनके 1 महीने के वेतन का लगभग आधा हिस्सा 2 बच्चों की फीस में जाता है। वो बताती हैं कि अप्रैल में जब नया स्कूल वर्ष शुरू हुआ तो महिला स्कूल की फीस बढ़ोतरी देखकर हैरान हो गई, जिसमें पता चला कि पिछले साल में इस साल की तुलना में 45% फीस बढ़ा दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि जब बच्चा 9वीं में एडमिशन लेता है तो ये एक लॉक इन अवधि होती है, यानी वे 12वीं की कक्षा तक उसी स्कूल में पढ़ते रहेंगे। उस स्तर पर स्कूल बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 11वीं और 12वीं के साइंस स्ट्रीम के एक बच्चे की कुल मासिक फीस आज की तारीख में 13,728 रुपए बताई गई है, जो साल 2023 की तुलना में लगभग 52% अधिक है। 1 साल में दिल्ली में 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों की फीस 52% बढ़ा दी गई। मुबारक हो, इस पर आपको युद्ध नहीं लड़ना है। एक चार्ट बनाकर
दिल्ली में रहने वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 34,000 फीस एक परिवार 2 बच्चों की फीस देता है। लगभग 15 से 20,000 वो अपने घर की EMI देता है और 10 से 15,000 वो खाने पीने का खर्च देता है। यानी अगर आपको दिल्ली में 2 बच्चों को पढ़ाना है, एक ठीक ठाक जगह पर रहना है, तो एक महीने में 1 लाख से ज्यादा की आमदनी होनी चाहिए। अब जरा सोच कर बताइएगा कि भारत जैसे देश में कितने परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 1 लाख रुपए से ऊपर है। मगर अफसोस कि आपको इस बात की फिक्र नहीं है। मगर गनीमत रखिए कि आप दिल्ली में हैं, जहां जब गर्मियों की छुट्टी होगी तो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की दिशा में आगे ले जाया जाएगा। उनकी स्विमिंग क्लासेस चलेंगी, उनकी गेमिंग क्लासेस चलेंगी, उनके नए नए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलेंगे। शुक्र मनाइए कि आपका बच्चा उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार अब गर्मी की छुट्टियों का इस्तेमाल करते हुए वहां वैदिक शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा की बोध देने की क्लासेस चलाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन कार्यशाला की अभिरुचि कार्यशाला में रामायण पढ़ाया जाएगा। बच्चों को प्राचीन ग्रंथों की एक खास धार्मिक व्याख्या कराई जाएगी। श्री राम के आदर्शों से सीखेंगे बच्चे। रामायण अभिरुचि और वेद कार्यशाला शुरू की जा रही है। जिस समय उत्तर प्रदेश के बच्चे ग्रीष्म काल में रामायण अभिरुचि कार्यशाला में जा रहे होंगे, जिस समय उत्तर प्रदेश के बच्चे प्राचीन ग्रंथों की एक खास धार्मिक व्याख्या में उलझाए जा रहे होंगे, जिस समय उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चे भक्ति साहित्य आदर्श पात्रों धार्मिक अनुष्ठान में जा रहे होंगे और कार्यशाला के जरिए एक धर्म विशेष की शिक्षा संस्कृति के नाम पर ले रहे होंगे, उसी समय दिल्ली के बच्चे क्या कर रहे होंगे। मैं अभी चीन के बच्चों से तुलना ही नहीं करना चाहता, जो शोध करने पर पता चलता है कि चीन अपने प्राइमरी एजुकेशन में ही AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया, कोडिंग, मैथमेटिक्स, रोबोटिक्स पर फोकस कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों की भागीदारी की एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जाती हैं। चीन में बच्चे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक विकास और वैश्विक नेतृत्व की क्लासेस ले रहे होते हैं, और भारत में धार्मिक संस्कार और एक धर्म के वे पुराने ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखा होगा कि विज्ञान की बजाय धार्मिक कहानियों के मुताबिक पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी किस पर टिकी है, पृथ्वी कैसे काम करती है, मनुष्य कैसे पैदा होता है, मनुष्य कैसे मर जाएगा, मनुष्य को क्या करना चाहिए, हवन का क्या मुख्य उद्देश्य है और आदर्श व्यक्ति कौन होता है। भारतीय ज्ञान मीमांसा का एक धर्म की व्याख्या उत्तर प्रदेश के बच्चे पढ़ेंगे। बधाई हो, उत्तर प्रदेश में नया तस्वीर विद्यालयों की आपके सामने। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने सबसे पहले अपने पाठ्यक्रमों से मुगल काल को हटाया था। बिजनेस स्टैंडर्ड की 27 अप्रैल 2025 की खबर के मुताबिक नई NCERT पाठ्य पुस्तकों में मुगलों और दिल्ली सल्तनत के पाठ को हटाया गया है और महाकुंभ को जोड़ा जा रहा है। इस सप्ताह जारी की गई नई पाठ्य पुस्तकें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा NCFSE 2023 के अनुसार तैयार की गई हैं। बधाई हो, आपका सिलेबस बदला जा चुका है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में प्राचीन भारतीय राजवंशों जैसे मगध, मौर्य, शुंग और सातवाहन के अध्याय तो जोड़े गए हैं, जिनका ध्यान भारतीय लोकाचार पर केंद्रित है। और वहीं पुस्तक के एक अन्य नए संस्करण में भूमि कैसे पवित्र बनती है नामक एक अध्याय जोड़ा गया, जिसमें इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी, हिंदू, बौद्ध और सिख जैसे धर्मों के लिए भारत और विदेश में पवित्र माने जाने वाले स्थानों और तीर्थ स्थलों के केंद्रित चैप्टर जोड़े गए। एक पवित्र भूगोल नामक चैप्टर में 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 धाम यात्रा, शक्तिपीठ के नेटवर्क के साथ साथ संगम, पर्वत और जंगलों का विवरण दिया गया है जो पूजनीय है।
ये एनसीईआरटी की किताब में वो पूजनीय स्थल बच्चों को बताए जाएंगे, ताकि जैसे ही वो घर जाएं, वो घर वालों को कहें कि उनका विकास अगर करना है तो इन ज्योतिर्लिंगों का, इन चारों धामों का और इन जगहों का यात्रा तो करवाइए। तो फीस देने के साथ साथ आपका यह भी खर्च बढ़ने वाला है। और अगर आपके घर में पहले से इस बात का माहौल है, तो स्कूल से बच्चा जब छुट्टी पर आए, पवित्र भूगोल की वो किताब पढ़ ले, उसके बाद आप उसे चार धाम यात्रा पर ले जाएं। पवित्र भूगोल में महाकुंभ शामिल किया गया है, लेकिन महाकुंभ में हुई भगदड़ शामिल नहीं है। इस पाठ्य पुस्तक में जाति और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत अच्छी बताई गई है, कर्म विभाजित बताई गई है, जो बाद में कठोर हो गई और अंग्रेजों के काल में स्थिर हो गई। आपकी इस पर कहां ध्यान है? आप तो मशगूल हैं पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने और युद्ध के बहाने देश को बचाने, और सड़क पर खड़े होकर हथियार लहराने के बहाने धर्म को बचाने में। आपके बच्चों का सिलेबस क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। जितनी कहानियां शामिल की गई हैं, जितने किस्से शामिल किए जा रहे हैं, वो इस देश के सिलेबस को, पाठ्यक्रमों को भगवाकरण कर रहे हैं, जिस पर इस देश में चर्चा ही नहीं हो रही। नई शिक्षा नीति ने यह बात पहले ही कह दी थी कि फीस महंगी होगी, स्कूल और कॉलेज बंद किए जाएंगे। टेलीग्राफ इंडिया की खबर बताती है कि उत्तर प्रदेश के 2018 से 2020 के बीच में 26,074 स्कूलों की कमी आई, यानी 1,63,142 से सरकारी स्कूलों की संख्या उत्तर प्रदेश में साल 2020 आते आते घटकर 1,37,068 रह गई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014-15 से 2023-24 के बीच उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या में 25,126 स्कूलों की कमी दर्ज की गई, यानी 1,62,228 से वो संख्या घटकर 1,37,000 रह गई। नवंबर 2024 में मीडिया में आई खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने 27,764 बेसिक स्कूलों को क्लोज या मर्ज करने की घोषणा की, जिनमें छात्रों की संख्या 50 या उससे कम है। इसका उद्देश्य संसाधनों का समेकन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का है। विपक्षी दलों ने जब इस बात पर हंगामा किया तो सरकार ने वह निर्देश वापस ले लिया। लेकिन मैं आपको अपने जिले आजमगढ़ के मालटारी के स्कूल का किस्सा सुनाना चाहता हूं, जिस स्कूल को अनुदान न मिलने की बात को स्वीकार करते हुए एक शिक्षक देने से मना किया गया और यह कहा गया कि आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आप जो 3-4 वर्षों से एक शिक्षक मांग रहे हैं, हम आपको शिक्षक नहीं देंगे, अब हम आपका स्कूल बंद करेंगे। उसी स्कूल से पढ़कर निकली लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर रीता चौधरी अपने फेसबुक पेज पर 27 अप्रैल को लिखती हैं, बाबा दुअरे पर खुलल स्कूलवा तब बहुजन का भाग जागल हो। प्रोफेसर रीता चौधरी अपनी पोस्ट में बाकायदे उस चिट्ठी को लगाती हैं जो कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास आजमगढ़ ने 2 अप्रैल 2025 को लिखा है। उसमें साफ तौर पर यह पत्र कहता है कि आप अवगत हैं कि आपके उक्त विद्यालय में विगत वर्षों से आवर्तक अनुदान नहीं प्राप्त हो रहा है। इस स्थिति में उक्त विद्यालय में किसी अध्यापक को संबद्ध या समायोजित किया जाना तर्कसंगत नहीं है। अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का समायोजन किसी नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में कराते हुए कृत कार्यवाही से अधो हस्ताक्षरित को अवगत कराएं। आशीष कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी, विकास आजमगढ़। प्रोफेसर रीता चौधरी जिस स्कूल की बात कर रही हैं, वो स्कूल आजमगढ़ का एक सरकारी स्कूल मात्र नहीं था। वो स्कूल ऐसा था जिसने उन वंचित शोषित वर्गों के दरवाजे दहलीज तक शिक्षा की ज्योति जलाई। वही ज्योति जिसे एक जमाने में इसी देश में 1848 के आसपास पुणे के भिड़ेवाला में क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जलाना चाहती थी।
जब वो स्कूल खोलना चाहते थे, उनमें बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लड़कियों और अछूत बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे, पिता घर से निकालते हैं। पुणे भिड़ेवाला में पोस्टर चिपकाए जाते हैं कि ये धर्म के विरोध में काम हो रहा है। उनके ऊपर मैला पत्थर गोबर मारा जाता है, हमला किया जाता है, लेकिन वो शिक्षा देने का काम नहीं रोकते। यही बात दिखाने के लिए 11 अप्रैल 2025 को महात्मा फूले पर बनी फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन ब्राह्मण समुदाय से आने वाले लोगों ने आपत्ति दर्ज की कि इससे हमारी छवि ठीक नहीं हो रही, और उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कट किया। 25 अप्रैल को रिलीज हुई और चर्चा अब नहीं होती। बहुत थोड़े से लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मालटाड़ी आजमगढ़ का यह विद्यालय, समाज कल्याण बाल विद्यालय भदाऊं मालटाड़ी आजमगढ़ का यह विद्यालय अब बंद होने की कगार पर है, जिसने कई प्रोफेसर दिए, उन तबकों से प्रोफेसर दिए जिन तबकों में पीढ़ियों में कोई पहली बार स्कूल गया। कई प्रोफेसर वहां से निकले, कई नामचीन बुद्धिजीवी वहां से निकले, कई बड़े लोग निकले जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और अब उनका स्कूल बंद किया जा रहा है ताकि उन गरीब वंचितों शोषितों की झोपड़ियों में ज्ञान की रोशनी फिर न जले, ताकि कोई प्रोफेसर रीता चौधरी या ऐसे और जाने माने कितने लोग पढ़ करके बड़े बड़े संस्थानों तक पहुंच करके अपने हक अधिकार के लिए आंख में आंख डाल करके बोलने न लगे। इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 सीधे स्कूलों को बंद करने का फरमान नहीं देती है, लेकिन क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत वो रास्ता खोल चुकी थी, जिसके तहत स्कूल परिसर यानी स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की स्थापना होनी थी। यानी किसी जिले में एक सबसे अच्छा स्कूल तो होगा, लेकिन बाकी स्कूल जिनमें पहले फंड कम होगा, शिक्षा का बजट कम होगा, फिर मास्टर कम होंगे, फिर मास्टरों पर काम का प्रेशर बढ़ेगा, फिर विद्यार्थी कम होंगे और फिर स्कूल बंद कर दिया जाएगा। उसी के कुछ किलोमीटर के आसपास एक चमचमाता एयर कंडीशन प्राइवेट स्कूल खुलेगा, जिसमें चमचमाती बसें उस शहर के चारों ओर गलियों में घूमेंगी। बच्चों को चमचमाते ड्रेस पहना करके वो उस प्राइवेट स्कूलों में ले जाएंगे, जिसमें 6 दिन में 6 तरह के ड्रेस होंगे। उनकी किताबों का वजन उनकी किताबों की कीमत से कई गुना ज्यादा होगा। हजारों रुपए मासिक फीस होगी और उस गांव के कस्बे के आसपास के सक्षम रूप से ताकतवर घरों के बच्चे चमचमाते हुए किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएंगे, जिनकी आबादी 2-4-5% से कम होगी। बाकी बच्चे मिड डे मील लेने के लिए अपने फटे हुए झोले में एक थाली लेकर के सूखी रोटी की उम्मीद में किसी दूर के सरकारी स्कूल में जाने की कोशिश कर रहे होंगे। जो स्कूल नहीं जा पाएंगे वे बच्चे, जो रिपोर्ट कहती है कि ड्रॉप आउट रेशियो लाखों बच्चों का बढ़ गया, वे किसी मजदूरी की तलाश में शहर की ओर चल पड़ेंगे। राजेश जोशी ने एक कविता लिखी थी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। उस कविता को पढ़ूं उससे पहले कभी मौका मिले तो ठहर कर सोचिएगा, आपके स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों में कुलपति से लेकर प्रोफेसर तक बनाए जाने में आरएसएस के लोग शामिल कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालयों में हवन हो रहा है। कोई प्रिंसिपल एसी से बचने के लिए गोबर लीप रही है, तो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति अपने यहाँ धार्मिक अनुष्ठान करवा रहा है। किसी विश्वविद्यालय में धार्मिक कार्यक्रम और हवन हो रहा है, तो किसी विश्वविद्यालय में फीस महंगी हो गई और क्लोजर मर्जर की पॉलिसी में विद्यार्थी उससे दूर हो गए। आपके देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सांप्रदायिकता की दिशा में जा रही है और महंगी भी हो रही है। यानी पूंजीवाद और जातिवाद दोनों एक साथ आपके देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। लेकिन अभी आपको पाकिस्तान की बर्बादी की मीडिया पर आने वाली खबरों में दिलचस्पी है। आप व्हाट्सएप पर वो वीडियो देख रहे हैं जिसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो ऑलरेडी बर्बाद है, उसकी बर्बादी में आपको मजा आ रहा है। लेकिन आपके बगल का जो सरकारी स्कूल बर्बाद हो रहा है, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, और दिल्ली के सीबीएसई के बच्चे जो टॉप कर रहे हैं, उन दोनों के बीच क्या भारत एक है? इसकी चिंता आपको नहीं है।
कभी सोचिएगा कि 16,92,000 बच्चे सीबीएसई में 12वीं का एग्जाम दिए, इसमें 88-89% बच्चे पास हो गए, यानी लगभग 14-15 लाख बच्चे 12वीं पास कर गए। वो अब ग्रेजुएशन करने कहां जाएंगे? कितने आपके पास डिग्री कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने बीटेक, कितने मेडिकल की सीटें हैं? और जो बच्चियां 5% ज्यादा हैं, वो लड़कियां आगे हायर एजुकेशन में कहां जाएंगी? कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में फिर से बताऊंगा। हालांकि आपको मौका मिले तो मेरी प्रोफेसर की डायरी पढ़नी चाहिए। नौकरी को ताक पर रखकर यही सच कहना चाहते थे, जिसे आप पता नहीं समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इसलिए वीडियो जरा लंबी हो गई, और अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो समझिएगा कि बर्बाद की जा रही है शिक्षा, ताकि समझदारी बर्बाद हो, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए, फिर आप मूर्ख बनते रहे, कभी पाखंड और अंधविश्वास के, तो कभी किसी नेता के झूठ के, और आप आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की दिशा में ले जाएं। और आपके बच्चे स्कूल जाने की उम्र में, डिग्री कॉलेज जाने की उम्र में काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी की कविता सुनिएगा। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसे की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खाक हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और याद रखिएगा, रोजगार पर नहीं, मजदूरी वाले काम पर जा रहे हैं, क्योंकि 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त है। तो शिक्षा बर्बाद, रोजगार बर्बाद, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं, आपको पाकिस्तान की बर्बादी में ज्यादा मजा आ रहा है। आपका चयन आपको मुबारक। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बहिष्कृत प्रोफेसर अपनी जिम्मेदारी समझता है कि शिक्षा की बात आपसे करे। अगर यह बात आपको अच्छी लगे तो इसे लोगों तक पहुंचाइएगा, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। ज्वाइन के बटन दबाएंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। और अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। ज्योतिबा फूले ने लिखा, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चरमराए, एक अविद्या ने जाने कितने अन्याय किए। कलम और किताब बचाइए ताकि आने वाला कल बचे। बहुत बहुत धन्यवाद।